नमस्कार। ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन शिक्षण की कड़ी में आज हम आर्थिक भूगोल की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल की परिभाषा देखने से पहले हम ये देखेंगे कि आर्थिक भूगोल भूगोल की कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है तथा विषय के रूप में आर्थिक भूगोल का प्रारंभ कैसे हुआ व कब हुआ। जैसा कि आपको पता है, भूगोल की दो मुख्य शाखा है। सबसे पहली भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान सम्मिलित है। भूगोल की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल इसके अंतर्गत मनुष्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इस मानव भूगोल की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है? मानव भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मिलने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाएं जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं सम्मिलित है। सभी क्षेत्रों में एक जैसी आर्थिक क्रियाएं नहीं होती है, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्नता का ही अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। यहाँ पर एक शब्द आया है पृथ्वी तल। यहाँ पृथ्वी तल से तात्पर्य है वह क्षेत्र जहाँ पर मानव का निवास हो, क्योंकि आर्थिक क्रिया कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा। तो जहाँ पर मनुष्य का निवास हो वह उसे क्या कहा गया है? यहाँ पृथ्वी तल कहा गया है। आर्थिक भूगोल का प्रारंभ 1882 में जर्मन विद्वान गॉट्स द्वारा किया गया। पहले आर्थिक भूगोल का अध्ययन वाणिज्य भूगोल के साथ ही किया जाता था। सन 1882 में जर्मन विद्वान गॉट्स द्वारा आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से अलग करके परिभाषित किया गया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जीविका की प्राप्ति तथा एक निश्चित सामाजिक स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से व्यक्ति द्वारा अपनाई गई सतत क्रिया, लगातार होने वाली क्रिया या व्यवसाय आर्थिक क्रिया कहलाती है। मनुष्य अपने भरण पोषण के लिए जो क्रिया करता है उसे क्या कहा गया है? आर्थिक क्रिया। जिससे कि मनुष्य को धन की या अर्थ की प्राप्ति होती है, जिससे कि वह धन का अर्जन करता है, वह क्रिया कहलाती है आर्थिक क्रिया। आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है? विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन करने वाला विज्ञान आर्थिक भूगोल कहलाता है। जैसा कि हमने देखा अभी कि आर्थिक क्रियाएं एक जैसी नहीं होती है, विभिन्न तरह की आर्थिक क्रियाएं होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इन आर्थिक क्रियाओं में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इन विभिन्नताओं का अध्ययन ही भौगोलिक संदर्भ में जब किया जाए उसे कहा जाता है आर्थिक भूगोल। अब हम देखते हैं आर्थिक भूगोल की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। सबसे पहले गॉट्स महोदय के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा कब दी थी? 1882 में। और इसी के बाद आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल से पृथक रूप में अपनी पहचान बना पाया। इन्होंने कहा, आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो इनके अनुसार जो परिभाषा दी गई उस पर वातावरणवाद का प्रभाव दिखाई देता है, पर्यावरणवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि किसी भी क्षेत्र की विशेषता का प्रभाव वहां पर उत्पादित होने वाली वस्तु पर पड़ता है, तो हमें उस क्षेत्र की विशेषता का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल में करना पड़ता है। एक बार पुनः हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट परिभाषा है R.E. मर्फी के अनुसार। इन्होंने कहा, आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। अब जो आर्थिक क्रिया है वो सभी जगह एक समान नहीं होती है। कहीं पर प्राथमिक क्रियाओं
ज्यादा हुए, कहीं पर द्वितीयक क्रियाएं ज्यादा है, कहीं तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं ज्यादा है। तो इस तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मिलने वाली आर्थिक क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। तो इन आर्थिक क्रियाओं की समानता तथा उसकी विषमता का अध्ययन कहाँ किया जाता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर के अनुसार। अलेक्जेंडर ने कहा आर्थिक भूगोल संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग संबंधित मानवीय क्रियाओं द्वारा पृथ्वी के धरातल पर सृजित क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। तो इन्होंने 3 तत्वों की बात करी, संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उसके उपभोग की। उत्पादन जिसके अंतर्गत की आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र आ जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। विनिमय का अर्थ यहाँ पर है वितरण से। तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, उसका वितरण भी अलग होता है तथा उसका उपभोग का अर्थ है यहाँ पर मनुष्य की आवश्यकताएं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। इन तीनों ही तत्वों से जो क्षेत्रीय विभिन्नता उभर करके सामने आती है उसका अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट परिभाषा है आर.एन. ब्राउन के अनुसार। आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो आर.एन. ब्राउन ने कहा कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से वातावरण का जो प्रभाव मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ रहा है उसी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों की विचारधाराएं हैं जिसका अध्ययन हमने पहले भी किया है। सबसे पहली विचारधारा जो कि मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों की विचारधारा है उसका नाम है निश्चयवाद या नियतिवाद। इसे वातावरणवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वे सर्वा है, मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो इसमें प्रकृति को प्रबल बताया गया है। सेकंड जो विचारधारा है जिसका नाम है संभववाद, इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य सर्वे सर्वा है, मनुष्य जैसा चाहे वैसा वह प्रकृति का रूप बदल सकता है। तो प्रकृति प्रबल नहीं है, प्रबल कौन है? मनुष्य। ये विचारधारा है संभववाद। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद विचारधारा ये कहती है न तो प्रकृति सर्वे सर्वा है न ही मनुष्य सर्वे सर्वा है। अगर मनुष्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ना है तो उसको प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी वह विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तो इस तरह से ये तीनों ही विचारधाराएं हैं। तो यहाँ पर आर.एन. ब्राउन ने जो अपनी परिभाषा दी उस परिभाषा में पहली विचारधारा नियतिवाद या वातावरणवाद का प्रभाव दिखाई देता है, जिसके अनुसार मनुष्य के कार्यों पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है और इसका अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। एक बार पुनः हम ये परिभाषा देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है हंटिंगटन के अनुसार। इन्होंने कहा मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकता के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो हंटिंगटन ने जो अपनी परिभाषा दी इस पर भी वातावरणवाद का प्रभाव है कि मनुष्य की जितनी भी क्रिया है, चाहे वो मानव व्यवसाय है, मानव की दक्षता या उसकी कुशलता है तथा मानव की आवश्यकता है, उस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, और इसका अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। नेक्स्ट परिभाषा है रूरबेक के अनुसार दी गई परिभाषा। इन्होंने कहा आर्थिक भूगोल एक क्षेत्र के आर्थिक जीवन का वर्णन है जिसके अंतर्गत भौगोलिक वातावरण के नियंत्रण या प्रभाव को आर्थिक जनजीवन पर देखा जा सके। तो इस तरह से हमने ये जो 3 परिभाषाएं देखी, आर.एन. ब्राउन, हंटिंगटन
तथा रूरबेक के अनुसार इन तीनों ही परिभाषा में वातावरणवाद के प्रभाव की या वातावरणवाद की हमें झलक दिखाई देती है। रूरबेक ने कहा, आर्थिक भूगोल एक क्षेत्र के आर्थिक जीवन का वर्णन है जिसके अंतर्गत भौगोलिक वातावरण के नियंत्रण या प्रभाव को आर्थिक जनजीवन पर देखा जा सके। किसी भी क्षेत्र में जो भी मनुष्यों का आर्थिक जनजीवन है उस पर किसका प्रभाव है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव है। तो इसका अध्ययन ही किया जाता है आर्थिक भूगोल में। ये परिभाषा दी गई रूरबेक के अनुसार। नेक्स्ट है मैकफार्लेन के अनुसार दी गई परिभाषा। इन्होंने कहा, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक तथा भौतिक परिस्थितियों, विशेष रूप से भूगर्भिक संरचना, जलवायु तथा भूमि की धरातलीय विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कोई भी क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भौतिक रूप से एक जैसा नहीं होता है। भौतिक रूप से असमानताएं दिखाई देती है, चाहे वहाँ की भूगर्भिक संरचना हो या फिर वहाँ की जलवायु हो या वहाँ की मृदा की संरचना हो। तो इस तरह से ये जितनी भी भौतिक विशेषता हैं उसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक क्रियाओं पर और इसी का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। नेक्स्ट परिभाषा है पाउंड्स के अनुसार। इन्होंने कहा, आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है। यह क्रियाएं प्राथमिक, गौण तथा तृतीयक होती है। तो आर्थिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? उत्पादक क्रियाओं के वितरण का, चाहे वह प्राथमिक क्रिया हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो। इन सबका वितरण कहाँ कहाँ पर है और किस रूप में है, इसका अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। नेक्स्ट परिभाषा है C.F. जोन्स के अनुसार। C.F. जोन्स ने कहा, आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करता है। कुछ प्रदेश विशेष क्यों विविध वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में अग्रणी है तथा क्यों दूसरे प्रदेश इन वस्तुओं के आयात तथा उपभोग में प्रमुख है, इसकी व्याख्या करता है। तो C.F. जोन्स ने कहा कि क्यों कोई प्रदेश उत्पादन कर रहा है तथा निर्यात कर रहा है, उत्पादन और निर्यात में आगे है, तथा दूसरे प्रदेश जो कि उपभोग कर रहे हैं और आयात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, किन कारणों से है, इसका अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। धन्यवाद।